Hello dear students, this is Avinash Kishore, your avian sir, present again with a new chapter, alternating current, AC. इसके पहले चैप्टर में हमने EMI पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने ये सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसमें एक एग्जाम्पल मैंने लिया था जिसमें कॉइल रोटेट हो रही थी और फ्लक्स चेंज हो रहा था। वहां मैंने आपको बताया था कि इस तरह से AC जनरेट करते हैं। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उसके बारे में पहले बेसिक बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, उसके कैलकुलेशन को देखेंगे। तो AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या ऑल्टर हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो साइन है वो ऑल्टर हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही होगी, वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही होगी, उसका साइन चेंज हो रहा होगा। एक पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव है, उसके नेक्स्ट इंटरवल में नेगेटिव हो रहा होगा, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, देखो काफी एक मतलब ऐसा हम लोग डेली यूज करते हैं, बट ये काफी मिसलीडिंग हो सकता है। AC वोल्टेज बोलते हैं, AC वोल्टेज, बट AC का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ये थोड़ा मिसलीडिंग होगा, तो मैं बोलूंगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो AC वोल्टेज ना बोलकर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलूंगा, जबकि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं AC वोल्टेज। कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो फिर यहाँ पे शुरू करते हैं कि AC कैसे कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। तो व्हाट इज AC? फॉर एन AC द डायरेक्शन मस्ट चेंज पीरियडिकली विथ टाइम। तो कितने टाइप के AC हमारे पास अवेलेबल हैं उनको देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन AC इज साइनसोइडल AC। साइनसोइडल AC मतलब एक साइन कर्व के जैसा दिखाई देगा। जैसा साइन कर्व होता है वैसा ही AC का भी कर्व दिखाई देगा। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है और इसका साइन कभी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव भी है। अच्छा, अगले में अगर ऑल्टरनेट करना है साइन को, तो इस तरह से भी साइन को ऑल्टर किया जा सकता है स्टेप की तरह, तो इसको स्टेप AC बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर AC, ट्रायंगल की तरह यहाँ पे AC बना हुआ है। सॉ टूथ, आरी जो होता है ना, आरी उसको बोलते हैं सॉ, तो सॉ टूथ की तरह ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सा AC है जिसमें सबसे ज्यादा यूज होगा साइनसोइडल AC। पूरे वर्ल्ड में यूज होता है साइनसोइडल AC। बाकी AC भी यूज कर सकते हैं, बट सबसे कॉमनली यूज्ड है साइनसोइडल AC। तो उस साइनसोइडल AC के बारे में ही हमारी जो डिस्कशन है वो ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइनसोइडल AC प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो प्रोड्यूस करने का मैंने हिंट आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, EMI में। ठीक है, तो EMI का बेसिक बात मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। अगर आपको बेसिक बातें नहीं पता है तो डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑन EMI, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कॉइल को रोटेट करने से फ्लक्स चेंज होता है। तो जरा उसी से मैं शुरू करता हूँ। जरा देखो पॉइंट, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओमेगा टी। किसी भी टी टाइम पे ओमेगा जो है जिस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं वो थीटा यहाँ पे आ गया, ओमेगा टी। ठीक, अब EMF क्या होता है? माइनस d∅dt। मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? माइनस, एक इसमें है और एक कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b ओमेगा a साइन ओमेगा t। ये जो टर्म है, इस टर्म को बोलेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको E0 के टर्म में लिखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो दिस इज साइन ओमेगा टी, ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में V0 को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस V0? V0 इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें आप SHM में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस करें? अभी तक तो मैंने वोल्टेज ही प्रोड्यूस किया। अगर इस कॉइल को इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसको अगर मैं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, ऐसे
देखो इस पूरे सेटअप को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज सिंबल ऑफ फॉर AC, मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल। तो ये है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे करंट जो फ्लो करेगा वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो व्हाट इज I इक्वल्स टू, आपने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो ये हो जाएगा V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये V नॉट बाई आर क्या हो गया, दिस इज द पीक करंट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट। तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां भी ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ। इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई होता है वो 100 हर्ट्ज सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, 50 हर्ट्ज सॉरी। तो वो यहाँ पे जब सप्लाई होगा इंडिया में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ओमेगा निकल आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कि ये AC की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको यहाँ रखोगे फिर यहाँ रख दोगे, आंसर निकल आएगा। अब देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब क्योंकि ये करंट जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, तो एक डिस्कशन इस पे करेंगे कि ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना करंट फ्लो हुआ है या कितनी चार्ज फ्लो हुई है ऑन एन एवरेज, वो समझते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगा देखते हैं। तो इस ग्राफ को समझो थोड़ा, ये है हमारा साइनसोइडल AC, ठीक है। दिस इज I वर्सेस T। तो ऑन एन एवरेज कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ये अगर आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश करो तो इतने में देखोगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एरिया, और इतने में नेगेटिव एरिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड इसकी T क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ये इसकी टाइम पीरियड है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो इसीलिए एवरेज करंट क्या होगा, 0। ये मैंने ग्राफ से ही बता दिया आपको। अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है, मैथमेटिक्स, तो I एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये होगा। अब टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, चार्ज I dt, यही होगा, ठीक है ना, ओवर टाइम पीरियड T। तो इसकी भी लिमिट होगी 0 से T तक। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट I नॉट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करना है ओवर इट्स पीरियोडिसिटी 0 टू T, और यहाँ पे T मैंने बाहर ले लिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर उसकी लिमिट रखोगे T के जगह T, तो ओमेगा टी की वैल्यू होगी 2 पाई, ठीक है। तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी की लिमिट रखोगे 0 से T, ऐसे रखोगे। मैंने यहाँ पर सॉल्व कर ही दिया आपके लिए, करके देख लो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक में आएगा +1, एक में आएगा -1, जब इसकी लिमिट रखोगे तो, ठीक है। तो +1 -1 क्या आ जाएगा आंसर, 0। इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, ऐसे छोटे मोटे इंटीग्रेशन। तो ये आंसर हो गया 0 ओवर अ साइकिल। तो नंबर 1 ले लेता हूं, ओवर अ साइकिल, नंबर 1 ओवर कंप्लीट साइकिल। अब हाफ साइकिल में देखते हैं क्या आता है, ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में क्या होगा, तो हाफ साइकिल में आपको क्या करना है, 0 से T/2 तक लेके जाना है, ठीक है ना, 0 से T/2। और इसमें जो वैल्यू है ये सेम टू सेम रहने वाला है, इसको I नॉट साइन ओमेगा टी dt, यहाँ भी dt होगा, dt में मिस कर गया, ठीक है ना। अब इसकी जो लिमिट है वो T/2 तक होगी, और टोटल टाइम यहाँ पर क्या है, अगेन
टी बाई टी। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे, अब लिमिट जब रखोगे, तब यहाँ पे टी बाई टू रखोगे। टी बाई टू क्या होगा? पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, मैं सॉल्व कर देख के डायरेक्टली लिख दिया, आई नॉट बाई 2 आई नॉट बाई पाई, ये आता है एवरेज कर। ठीक है, कैसे आता है? अब इंटीग्रेशन इसको करेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो ये है एवरेज करंट। एवरेज करंट हमारे काम का नहीं होता है, एवरेज करंट से कोई भी पावर जनरेट नहीं कर सकते। तो एसी एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें लगता है कि ये जो ट्यूबलाइट या जो बल्ब है ये फिर बंद चालू क्यों नहीं हो रहा, ऑन ऑफ क्यों नहीं हो रहा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों है। ये जो साइनसोइडल एसी आता है, इससे एक स्टेडी पावर आ रहा होता है। वो स्टेडी पावर कितना है उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा दिया। मैं आरएमएस आपको बताता हूं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसको बताता हूं। तो आरएमएस करंट क्या होता है उसको समझते हैं। आरएमएस करंट ऐसा करंट है कि एसी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना, एसी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, चेंज, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हो रहा होता है। तो एक ऐसी स्टेडी करंट जो उतना ही पावर डिलीवर करे जो एक एसी डिलीवर कर रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी स्टेडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट को हम बोलेंगे आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज। तो इट इज अ स्टेडी करंट विच गिव्स सेम अमाउंट ऑफ हीट इन वन साइकिल एज दैट गिवन बाय एसी। अब इसके डेफिनेशन से मैं मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा पॉइंट को समझो। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये सब पढ़ रखे हो। अब अगर ये एसी है तो यहाँ पे क्या होगा? आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। आर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कहीं ऐसे। ठीक है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि अब ये साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ मैं बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर का ग्राफ, ये टी के साथ ये साइन स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब सुनो, ये है टी, इसकी टाइम पीरियड। अब इसका जो एरिया होगा वही इसकी एनर्जी होगी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो इससे जो एनर्जी मिल रहा है, जो हीट मिल रहा है, हीट क्या होता है? हीट होता है पावर इनटू टाइम। तो पी डी टी का इंटीग्रेशन इज हीट। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया होगा, पावर का एरिया, वही हीट होगा। तो इससे जो एरिया आ रहा है उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऐसे करंट से मिलता जुलता मिले जो सेम हीट दे रहा हो। मतलब इतना ही एरिया इसका भी आ जाए, ये वाला एरिया जो आ रहा है ना, ब्लू रंग का जो एरिया है, ये ब्लू रंग का एरिया और ये येलो रंग वाला जो एरिया है, वो एरिया सेम हो जाए, उसी की इफेक्टिव वैल्यू मुझे चाहिए। तो वो होगा आरएमएस आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन, ये है ग्राफ। अभी भी समझ नहीं आया? इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब मैथमेटिकली देखते जाइए क्या क्या होगा कि एरिया ब्लू वाला, एरिया ब्लू शुड बी इक्वल्स टू एरिया येलो, यही बात है। अब ब्लू का एरिया क्या होगा? देखो ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? सिर्फ ये वाली लेंथ क्या है? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये वाली लेंथ क्या है? टी। लेकिन इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये तो कांस्टेंट है नहीं। तो एरिया का मतलब होता क्या है? एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करना है? तो आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आया समझ में? अब यहाँ से आर आर कैंसिल हो गए ऐसे,
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो ऐसे होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करें, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, तो इसको इंटीग्रेट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी टी। साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। अब देखो, अब इंटीग्रेशन कैसे करें, इस 2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2 को क्यों ना यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ हटाकर बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब आई नॉट स्क्वायर बाहर है और यहाँ हो गया 1/2 टी टी ओवर 0 to t, ठीक है, माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी ओवर 0 to t। अब ये देखो कॉस थीटा ही है, तो कॉस का ग्राफ ओवर अ पीरियड इज 0। कैसे, कॉस का एरिया अगर आप लें, या तो आप मैथमेटिक्स यूज कर लें या आप कंसेप्ट यूज कर लें, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया होगा, तो ओवर अ पीरियड इट इज 0। अगर आप इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन, फिर 2 ओमेगा से डिवाइड होगा, जब इसको यहाँ वैल्यू रखोगे तो वो n पाई हो जाएगा, साइन n पाई इक्वल्स टू 0 और 0 साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पहुंच जाओ इधर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट रख दो 0 से t, यहाँ क्या हो गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी। अब t और t भी कैंसिल हो गए, पर मुझे कैलकुलेट क्या करना था, आर एम एस कैलकुलेट करना था, तो आर एम एस की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर लिख देता हूँ, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो इफेक्टिवली उसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 होती है, इतना ही वो पावर डिलीवर कर पाएगा। इसीलिए ये जो एसी है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है, वो कम ज़्यादा ऐसे नहीं आपको इफेक्टिव दिखाई देता है। जो भी अप्लायंसेज है, अप्लायंसेज उनको एक कांस्टेंट पावर मिलता है, और वो कांस्टेंट पावर क्या है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू डी टी। ये आर एम एस का फुल फॉर्म क्या है, आर एम एस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। अब एक और पॉइंट नोट करना है, दिस इज ओनली फॉर साइनोसॉइडल एसी, सिर्फ उनके लिए ही ट्रू है। बाकियों के लिए क्या होगा, बाकियों के लिए यहां से आपको मिलेगा जवाब, यहां से देखते जाइए, यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है। देखो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको क्या लिखोगे, आई नॉर्मल आई हो गया, ये पूरा का पूरा आई ही है ना, तो आई स्क्वायर डी टी, ये क्या बन गया, स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to t बाई टी। तब यहां तो स्क्वायर था, तब ऐसा था, स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट। और इस चीज को जरा स्टडी करना सीखो। सबसे पहले आपने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उसको क्या किया, इसको बोलते हैं मीन, इसको मीन बोलते हैं क्योंकि आपने जोड़ दिया फिर उतने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, ये मीन है। उसके बाद आपने क्या ले लिया, रूट। तो आपने पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया, फिर उसका रूट ले लिया, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। तो कोई भी आरएमएस वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ये जनरल हो गया, दिस इज जनरल। किसी भी एसी के लिए मान लो हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट करके दे दें कि करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, साइन क्यूब लिखा हुआ है, खैर वो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ होगा जो पीरियोडिकली उसकी साइन भी चेंज होनी चाहिए। तो मैंने पिछले 4 एग्जाम्पल दिए थे, उनमें से बाकी 3 होगा। एक तो मैंने बता दिया, कोई भी इक्वेशन दे दे वो लिखकर, ग्राफ की इक्वेशन दे दे, बोलेंगे बताओ आरएमएस क्या है।
तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसी से आप ये भी बोल सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं नोट करके, नोट वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू एंड वी एवरेज इक्वल्स टू 2/5 वी नॉट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए ही है, फुल साइकिल के लिए उसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके लिए ट्रू है? ये सब साइनसॉइडल के लिए ही ट्रू है, साइनसॉइडल। क्लियर हुआ? तो जो भी रेटिंग आपको मिलती है, कोई भी डिवाइस आप लेते हैं, बल्ब लेते हैं, चार्जर लेते हैं, उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये 220 वोल्ट किस चीज की बात कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आरएमएस की, ना कि पीक। पीक क्या होता है? ये वी नॉट को पीक बोलेंगे, आई नॉट को पीक बोलेंगे। पीक वोल्टेज नहीं है, पीक करंट नहीं है, वो आरएमएस है, ठीक है। क्योंकि इफेक्टिवली वो उतना ही वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग पावर मिलेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कुछ उसकी रेटिंग दे रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन है कि एक पावर रेटिंग दे रखी है 60 वॉट 220 वोल्ट बल्ब, ठीक है। इस पावर रेटिंग से आपको बताना है कि पीक वोल्टेज क्या है, आरएमएस करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो पावर है इफेक्टिव वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। पावर का मतलब क्या? इफेक्टिवली कितना वो एनर्जी आउटपुट देगा जो एसी के कारण मिल रहा है। तो इसीलिए जो पावर है वो उसके आरएमएस पे ही डिपेंड करेगा। आरएमएस मतलब इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिवली ये वैल्यू। तो पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 60, और ये जो भी ये गिवन होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। तो ये 220 इंटू आई आर एम एस। अब आई आर एम एस इक्वल्स टू 220 बाई 60, तो आई आर एम एस 6/22 दैट इज 3/11 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन पहले कर दिया मैंने। अब आते हैं पहले वाले पे, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज कैसे निकालोगे? आरएमएस, वी आरएमएस इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2, यही होता है पीक वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज क्या दे रखा है जल्दी से देखो, 220। तो 220 रूट 2 इक्वल्स टू वी नॉट एंड दिस इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। यही पीक वोल्टेज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, ठीक है। तो बताओ आर इक्वल्स टू क्या हुआ? आर इक्वल्स टू पावर बाई आई स्क्वायर आर एम एस। तो पावर की वैल्यू क्या है देखो जल्दी, फटाफट देखो जल्दी। पावर कितना है? 60। तो 60 बाई आर एम एस, आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई? 3/11। तो 3/11 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/121। तो ये हो गया आपका आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि समझ पाओ कि कैसे उसको रिलेट करना है। अब आगे के क्वेश्चन समझने के लिए एक कंसेप्ट डिलीवर करने की जरूरत है जो एक मैथमेटिक्स एनालॉजी है, ठीक है। अब वो क्या है कि जो एसी है, एसी उसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें साइन की वैल्यू है, ठीक है, ये साइन की वैल्यू। तो अगर दो करंट को आप जोड़ोगे, दो वोल्टेज को आप जोड़ोगे, दोनों ऑल्टरनेटिंग है, तो उनको आप सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते। जैसे इसको मैं 1 ले लेता हूं, दिस इज 1, I1 I0 साइन ओमेगा टी, और एक और ले लेता हूं I2 इक्वल्स टू I0 2 साइन ओमेगा टी, और इसका फेज जो है वो कुछ फेज डिफरेंस 5 है, ठीक है।
इसको आपको जोड़ना है, अगर इन करंट को जोड़ना है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो इसको आप सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जैसे आप पहले कर लेते थे कि एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में सीरीज की बात हो रही है, अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 का ड्रॉप आया और यहाँ पे वोल्टेज V2 का ड्रॉप आया, तो पहले आप लिख लेते थे V1 प्लस V2, इसका आंसर होता था। अब यहाँ नहीं कर सकते इस बात को, अगर ये पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में, और पैरेलल में करंट यहाँ I1 है, यहाँ करंट I2 है, तो करंट सीधा सीधा आप जोड़ देते थे I1 प्लस I2, 30 एम्पियर 40 एम्पियर है तो जोड़ दोगे 70 एम्पियर हो गया। लेकिन AC को हैंडल करने के लिए कुछ अलग ही रूल है, और वो रूल है फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर को समझते हैं कि फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम। तो फेजर समझने के लिए एक ही लाइन में आपको मैं बता देता हूं कि इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे। ये वेक्टर नहीं है, माइंडेड, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करना है जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी साइन चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। तो कैसे इसको डील करेंगे? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, उसको आप यहां रखोगे ऐसे, तो ये हो गया I1 की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इससे ये कितना आगे है, 5 डिग्री आगे है, तो उसको आगे ले जाओ ऐसे, तो ये हो गया पीक, जो पीक है उसको रखोगे बस, I2 के पीक वैल्यू, और इनके बीच का एंगल 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब इसको जोड़ दो, जब इसको जोड़ते हो वेक्टर तरीके से तो कैसे जुड़ता है ये? एक पैरेललोग्राम नियम फॉलो होता है, ये हो गया I। तो I का क्या फॉर्मूला होगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस फाई का अंडर रूट, ऐसे आप जोड़ोगे, ठीक है, बिल्कुल वेक्टर की तरह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हैंडलिंग देम इज लाइक वेक्टर एडिशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज, इसकी वैल्यू चेंज होते रह रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप I1 देखो तो ये है I1 की मैक्सिमम वैल्यू, और एंगल यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो ये इस तरह से घूमता रहेगा। इस चीज को अगर आप प्रोजेक्ट करें वाई एक्सिस पे, इसकी वैल्यू को प्रोजेक्ट करो वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, I1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। देखो तो इसकी वैल्यू यहाँ से ऑल्टर होते शुरू होगी, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, आगे पीछे होता रहेगा। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट चेंज हो रही है, और इसको अगर आप इस सर्कल में घुमा दें तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो SHM का वेट करो, SHM में ये फेजर फिर से आएगा, और वहां पे वेव्स को ऐड कैसे करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, उसी कंसेप्ट के अंदर ये भी कंसेप्ट आता है फेजर। सिर्फ इतने बात को समझो कि दो AC है, उसको जोड़ने के लिए इसकी पीक वोल्टेज को आप इधर बना दो, उससे जितना लीड या लैग कर रहा है उसके बीच का एंगल आ जाएगा, और फिर इसके रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको थीटा ले लो, और टेन थीटा क्या होता है, सब कुछ वेक्टर का रूल यूज कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला जो भी होगा उसका साइन फाई बाय I2 कॉस फाई प्लस I1, ठीक है। सारे वेक्टर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, ये यूज होने वाला है, ठीक। चलो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो AC प्रोड्यूस किया हमने, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको अगर आप रेजिस्टेंस से जोड़े तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर उसको इंडक्टर से जोड़े तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर कैपेसिटर से जोड़े तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर उन दोनों को साथ में जोड़ के देखेंगे, फिर तीनों को साथ में जोड़ के देखेंगे और सर्किट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेजिस्टेंस में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं और उसके कारण इफेक्ट क्या होगा। तो वो मैंने लिख दिया है एसी वोल्टेज, और एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही है, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऐसा कुछ नहीं होता, पर क्या है कि आम भाषा में ऐसे ही चलता है, तो मैं भी इसी तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यू आई, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। तो वो कैसे लिखें, ओम्स लॉ के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, या सिंपल लिख दूं मैं, I इक्वल्स टू वी बाई आर। वी बाई आर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ठीक है, तो यही हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इज आई। ठीक है, वोल्टेज देखो क्या है, साइन ओमेगा टी, करंट में भी साइन ओमेगा टी आया। तो इन दोनों के बीच में कोई फेज का डिफरेंस है क्या, फेज मतलब एंगल के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर वन, आई एंड वी आर इन फेज, सेम फेज में। ठीक है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इनका फेजर अगर बनाया जाए, फेजर मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, फेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फेजर में आपको क्या दिखाई देगा कि अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, V भी इसी डायरेक्शन में होगा, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई फेजर। तो ये करंट है, ये फेजर है। और सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू वी बाई आई, है ना। तो ये जो मैक्सिमम है V नॉट बाई आई नॉट, ये वाली वैल्यू हो गई, है ना। ये आई नॉट और वी नॉट यहाँ से मैंने लिख दिया। तो कोई नया चीज़ सीखने को क्या मिला यहाँ पे, नया चीज़ बस ये सीखने को मिला कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, कब, अगर रेजिस्टेंस लगा दो वोल्टेज के साथ। लेकिन ऐसी आज़ादी आपको इंडक्टर में नहीं मिलेगी। एसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पे देखते हैं। ठीक है, इंडक्टर पे, तो मैंने एक इंडक्टर बना दिया यहाँ पर ऐसे, और इसके अक्रॉस एक एसी सप्लाई लगा दिया, ये L है, और एसी सप्लाई क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब इससे करंट अगर जाता है आई, यूं आई, तो इसमें केवीएल लगाओ पहले, ऐसे केवीएल। तो केवीएल क्या होगा, केवीएल होगा माइनस L डी आई डी टी प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। मैंने सिखाया था आपको इसके पहले वाले चैप्टर में। एक इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, माइनस L डी आई बाई डी टी। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोस EMI वाले देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। ठीक है, तो लेक्चर 2 में शायद मैंने कवर किया है। ठीक है, ये लेक्चर 1 के एंड में भी कवर हो चुका है शायद, देख लेना जो भी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से क्या लिखोगे, L डी आई डी टी इक्वल्स टू, ये चल जाएगा उधर, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये डी टी चल गया इधर। ठीक है, क्योंकि आपको करंट निकालना है तो L को भी यहाँ से हटा देते हैं, तो L यहाँ आके डिवाइड हो गया। ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं, इनको इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन से इधर क्या आ गया, इधर आ गया I इक्वल्स टू वी नॉट, इसके जो कोफिशिएंट है वो आके डिवाइड हो जाएगी ओमेगा L, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। और क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट नहीं लगाया तो एक कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये साइनसॉइडल वोल्टेज है। ठीक है, साइनसॉइडल वोल्टेज, तो अगर ये साइनसॉइडल वोल्टेज है तो देखो ध्यान से, ये सर्किट है ऐसे, और इस सर्किट में ये अगर वोल्टेज था तो करंट भी इसका इसी तरह बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज I एंड दिस इज V। ठीक है, साइनसॉइडल। तो ये साइनसॉइडल वोल्टेज जो है वो 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो करंट है
वो भी 0 के अबाउट ऑसिलेट करना चाहिए। देखो ये ग्राफ मैंने बना दिया केवल रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, बट समझाना चाह रहा हूं कि जो वोल्टेज है वो 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो करंट भी 0 के अबाउट ऑसिलेट करना चाहिए, ना कि किसी C एक कांस्टेंट के अबाउट। इसका मतलब C की वैल्यू 0 होगी, तो C की वैल्यू 0 है, तो C की वैल्यू 0। तो 0 करने के बाद क्या आया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ फटाफट। I इक्वल्स टू V0 पाई ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यहां से कुछ साफ क्लियर नहीं हो रहा इमेज, तो क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में कैसे कन्वर्ट होगा देखते जाओ। इस चीज को लिख सकते हो I0 और इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कैसे आया ये, ट्रिग्नोमेट्री का बुद्धि लगाओ, है ना। कॉस की वैल्यू माइनस है तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 अगर आप करोगे तो ये नीचे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो नेगेटिव देगा, तो इसीलिए माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, क्या क्या कंक्लूजन आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने I0 क्या लिखा है, I0 लिखा है V0 बाई ओमेगा है। अगर डायमेंशनल ही देखा जाए तो I0 होना क्या चाहिए था, V0 बाई R, मतलब ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि यहां रजिस्टर नहीं है इसलिए इसका नाम अलग होगा, इसका नाम होगा XL से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा है। इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, फिर से याद दिला देता हूं मैं आपको, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, AC का फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया आपको, ठीक है। अब अगर ओमेगा 0 तो XL 0, DC में ओमेगा 0 होता है, फॉर DC ओमेगा इज 0, देयरफॉर XL इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। तो स्टेडी स्टेट जब आप DC में पढ़ा करते थे, तो जब स्टेडी स्टेट रिसीव हो जाता था तो इसको हम हटा के प्लेन वायर लिख देते थे, याद आ रहा है आपको, पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, बहुत ही बढ़िया जी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। I में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, V में केवल ओमेगा टी है, तो कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, कौन पीछे है, करंट पीछे। कितना पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पीछे रहेगा वो। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां पे, तो वोल्टेज आगे रहेगा ऐसे, दिस इज V, और करंट पीछे रहेगा, दिस इज I। कितने से, 90 डिग्री। मैंने ये क्या बनाया, मैंने ये फेजर बनाया, दिस इज फेजर। किसका फेजर है भाई, ये फेजर ऑफ इंडक्टर है, ठीक है। जब भी आप इंडक्टर लगाएंगे AC से तो इस तरह से फेजर बनेगा, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ, तो अगर मैं इसी ग्राफ को बनाऊं, इसी ग्राफ को देखो ध्यान से, इसी ग्राफ को मैं बना रहा हूं, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, वोल्टेज अपना वैसा ही है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है। अब आपका जो करंट है वो पीछे है, कितना पीछे है भाई, तो 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब ये पीछे से शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, और यूं
यूं इस तरह से बनकर ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम मैंने ली है क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, ओमेगा एल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है। बेसिकली ये कॉस का नेगेटिव है, नेगेटिव कॉस कर्व है। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, ये ग्राफ हो गया, करंट पीछे है और वोल्टेज आगे। आपको ये याद रखना है, ग्राफ से कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकालना है हमें। तो ये था इंडक्टर और रेजिस्टर। अब क्या रह गया, कैपेसिटर। उसको मैं बताता हूं कि वो कैसे बिहेव करेगा एसी के साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन क्या निकालना है, पहली चीज कि सर्किट की अपनी एक रेजिस्टेंस हो गई जिसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू हो गई ओमेगा एल, और वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। बस ये दो कंक्लूजन निकालना है आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एक छोटा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लो कि ये जो जीरो है ये, क्योंकि मैंने कहा कॉस का ग्राफ होगा तो ये कॉस के तरफ बनाना है आपको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यूं, तो ये ग्राफ है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटर में कैसे ये वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कैपेसिटेंस में। चलो, तो कैपेसिटर को कनेक्ट किया मैंने एसी से। एसी क्या है, वही वी नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस सी है। तो इसमें चार्ज फ्लो होने के कारण करंट मिलेगा इधर ऐसे यूं। ठीक है, तो सपोज यहाँ चार्ज आ गया क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी। तो वी की जगह क्या लिखोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आंसर आएगा, ये ओमेगा सामने आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू सी इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब आई को देखो क्या लिखोगे। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। आई इक्वल्स टू वी नॉट, क्या मैं 1 बाई ओमेगा सी लिख सकता हूँ इसको, ओमेगा सी को नीचे ले गया और ये बन गया कॉस। ये कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब इस चीज को देखो ध्यान से, यहां से ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस का टर्म बनेगा जिसको एक्स सी बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, एंड व्हाट इज दिस टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा, फॉर डीसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स सी क्या बन गया, इंफिनिटी। स्टेडी स्टेट में याद करो, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती थी, आप ओपन सर्किट की तरफ उसको बिहेव करता था ये, तो वही बात बताया जा रहा है। अब करंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है पूरे में, इसीलिए ये प्लस आया, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। पाई बाई 2 से थोड़ा आगे ले जाओ तो वहां तो साइन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इससे समझ क्या आया वो देखो, समझ में ये आया कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, वहां देखो करंट लैग्स बिहाइंड, तो यहां क्या लिखोगे, आई लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम इंडक्टर। तो इसमें आगे कौन आएगा, अब
अब आगे आने वाला है करंट, ठीक है ना। तो करंट को अगर मैंने ऐसे दिखाया तो वोल्टेज पीछे रहेगा। किसका वोल्टेज है ये कैपेसिटर वाला वोल्टेज है, ठीक है। कितना एंगल यहां बनेगा, 90 डिग्री ऐसे। तो ये था कैपेसिटर। और ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो इसी चीज को आगे से ऐसे करके लेके जाओगे और यहाँ पे बनेगा, मतलब जो कॉस का ग्राफ है वही बनेगा। यहाँ पे मैं बना नहीं रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। करंट लीड करता है, यहाँ करंट लैग करता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/ωc, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ωL, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब सुनो क्या करेंगे, दो कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, दो को लगा के देखेंगे, फिर तीनों को एक साथ लगाएंगे, देखेंगे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो सीरीज एलआर सर्किट देखते हैं क्या होता है। सीरीज एलआर सर्किट अगर एसी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है तो किस तरह से वेरिएशन आएगा, जरा इसको देखो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सीरीज में क्या सेम होता है ये बता दो जल्दी से फटाफट। करंट सेम होता है, तो दोनों में क्या सेम हो गया, करंट, ठीक है। तो करंट सेम हो गया लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया VR, ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया VL, ये इसका वोल्टेज, ठीक है। और ये वोल्टेज जो सप्लाई किया आपने V इक्वल्स टू V0 sin ωt, ठीक। अब इसमें I फ्लो कर रहा है तो VR को क्या लिख सकते हो, VR इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। उसके बाद VL को क्या लिख सकते हो, I इंटू XL। आ रहा है समझ, दोनों में मैंने I क्यों लिया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, I सेम होगा दोनों में। और ये हो गया I XL। XL आई होप यू नो ये ωL होता है, XL इक्वल्स टू ωL, ठीक है ना। ये V हो गया, ओके। अब क्या इन दोनों का वोल्टेज जोड़कर इस वोल्टेज के इक्वल लिख सकते हैं, या इसके पीक वोल्टेज के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब क्या VR प्लस VL इक्वल्स टू V0 लिख सकते हैं क्या, या क्या VR इक्वल्स टू V0 √2 RMS लिख सकते हैं क्या, या क्या दिस इज इक्वल्स टू V लिख सकते हैं क्या। तीनों का आंसर इज नो, तीनों का आंसर गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारे वोल्टेज और करंट वेक्टर की तरह जुड़ते हैं, है ना, वेक्टर की तरह। तो वेक्टर की तरह जोड़ने के लिए आपको फेजर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, फेजर एडिशन। अब यहाँ आपके वो बेसिक जो मैंने आपको सिखाए थे वो काम करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो सबसे पहले इन दोनों में क्या सेम है उसको बेस बनाओ। क्या सेम है, करंट। करंट इज सेम इन बोथ द सर्किट, तो करंट को बेस बना दो, ये हो गया I, ठीक है। अब बताओ VR और जो I है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है, नहीं। सीरीज में करंट इन रजिस्टर एंड वोल्टेज इन रजिस्टर आर इन सेम फेज। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा पेज पीछे टर्न करो या वीडियो को थोड़ा शिफ्ट करो पीछे, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ओके। तो ये करंट है, तो वोल्टेज भी जो इसका है वो इसी फेज में रहेगा। तो आपने VR को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टर का करंट I आपने पहले ही ले रखा है क्योंकि दोनों में करंट सेम होगा। अब बताओ करंट और वोल्टेज इंडक्टर में कौन लीड करता है, करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 90 डिग्री लीडिंग आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री लीड करता है, तो VL हो गया, ठीक है। अब इनको अगर जोड़ोगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो दो वेक्टर्स हो गए एक तरह से, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट ये वाली होगी, ऐसे। तो V को क्या लिखोगे, दिस V इज अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये होगा। तो ये देखो ये मैच नहीं कर रहा है ना।
बड़ा ही कॉमन सा मिस्टेक है जो बच्चों से हो जाता है कभी कभी ऑप्शंस देखकर, यहाँ पर वो जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वैल्यू नहीं लगेगा, आपको फेजर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका V, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दो तो देखो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। देखो VR को क्या रखोगे, I R का होल स्क्वायर, और यहाँ रखोगे I X L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सर्किट से जो करंट जा रहा है उसकी एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो, इफेक्टिव, इन दोनों को मिला के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको बोलेंगे इम्पीडेंस। तो Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Z का मतलब है इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस। चलो, तो यहां से I कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, Z, यहां से I कॉमन लो, यहां से I स्क्वायर कॉमन लो, रूट के बाहर आएगा तो I बन जाएगा। तो I रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो यहां से I और I कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज Z इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। R का मतलब रेजिस्टेंस, XL का मतलब ये ओमेगा L, ठीक है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, ये पॉइंट नंबर 1 है जी, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 इज दिस एंगल। व्हाट इज दिस एंगल, थीटा ले लेते हैं। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये नेट वोल्टेज, ये नेट करंट। तो वोल्टेज आपको पता है, करंट लैग कर रहा है, देखो करंट इस वोल्टेज के पीछे है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू VL बाई VR। व्हाट इज VL इक्वल्स टू, यहां से रख दो VL इक्वल्स टू I XL I R, I कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू XL बाई R, ठीक। ओके, मैं cos थीटा निकाल के रख देता हूं। cos थीटा क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस को क्या लिखोगे VR, और हाइपोटेन्यूज को क्या लिखोगे V। VR को क्या लिखेंगे I R, और V को क्या लिखेंगे, यहां से देखो, यहां से IZ। तो I कैंसिल हो गया। मैं इसी तरह निकाल के रख रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं ये, R बाई Z। तो दिस इज कॉल्ड कॉस फैक्टर। कॉस थीटा मैं ऐसे ही रख रहा हूं, कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द नेट वोल्टेज एंड नेट करंट। इस चीज को आप यहां से देखो, या तो वोल्टेज के टर्म में बात करो या इंपीडेंस के टर्म में बात करो, दोनों में एंगल वही आ रहा है। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल बना सकते हो आप ऐसे, जिसमें यहां पे आएगा Z, यहां पर आएगा XL, और यहां पे आएगा R, और यहां आएगा थीटा। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल। थ्योरी बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बिना थ्योरी के आप समझ नहीं पाएंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सब का सब, एक पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गया LR सर्किट। उसी तरह से मैं अब लूँगा RC सर्किट। RC सर्किट मैंने सेल के थ्रू पढ़ा था, यानी कि DC सप्लाई करेंगे। अब AC सप्लाई में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था LR, अब पढ़ेंगे RC, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो शुरू करते हैं सीरीज RC सर्किट, ठीक है। तो नंबर 2 सीरीज RC सर्किट। अब देखो मैंने कुछ ही मिटाया है यहाँ पे जो LR सर्किट के साथ था, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ मैंने कैपेसिटर लगा दिया,
इंडक्टर की जगह, और जो वोल्टेज VL था अब वो हो जाएगा VC। ठीक है, करंट में कोई चेंज डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लो कर रहा हूँ यूं। इसकी कैपेसिटेंस मैंने ले लिया यहाँ पे C। ठीक है ना, ये है C। ठीक, वोल्टेज अभी भी वही है V0 sin ओमेगा टी, तो VR अभी भी वही है IR, लेकिन अब क्या हो जाएगा VC इक्वल्स टू I इंटू XC। ठीक है, XC की वैल्यू क्या है 1/ωc। ठीक है ना, ओके। अब आपको मैंने बता रखा है कि इन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको फेजर से ऐड करना होगा, तो फेजर एडिशन शुरू करते हैं। तो सर इन दोनों में क्या सेम है, करंट, तो करंट आधार बना लो, तो करंट आधार बना दिया, बेस बना दिया। अब सुनो, दोनों में करंट सेम है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इन फेज विथ करंट, तो इसमें VR ऐसे ही रह गया। अब बताओ वोल्टेज इन कैपेसिटर और करंट में कौन लीड करता है, वो कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, कितने से 90 डिग्री। तो मैंने करंट बना रखा है, तो बस वोल्टेज मुझे बनाने की जरूरत है, तो ये हो गया VC। ठीक है ना, तो VC और VR को जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ेगा इस तरीके से, तो ये हो गया आपका V, दिस इज नेट V। ठीक है, अब इस V को क्या लिख सकते हो, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर पहले था, अब क्या होगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो इसको भी मैं क्लीन करके यहाँ लिख देता हूँ जल्दी फटाफट। तो V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, VC और VL यहाँ से रख देते हैं, यहाँ हो गया IZ, यहाँ पे I कॉमन ले लिए, एक ही लाइन में कर रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ हो गया R स्क्वायर और यहाँ हो गया XC का स्क्वायर, तो I और I हो गया कैंसिल। तो क्या बोल सकते हो आप, Z इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये V एक, ये भी हो गया। अब tan phi की बात यहाँ पे कर ले, tan phi यहाँ पे VL बाई VC था, तो यही एंगल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे यही एंगल ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने थीटा, तो इसका tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू VC है, तो VC अपॉन PR, तो tan थीटा क्या हो गया VC अपॉन VR। तो सेम टू सेम है, बिल्कुल वैसा ही है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू VC अपॉन VR। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू XC अपॉन R। कैसे आएगा, IXC IR, I कैंसिल हो जाएगा, तो मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से cos फाई क्या लिखोगे, cos थीटा क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू VR बाई V, दैट इज R बाई Z। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि चाहे आप कोई सा भी सर्किट ले लें, cos थीटा वही रहेगा, R बाई Z रहेगा, क्योंकि ना वो VL पे डिपेंड कर रहा है ना VC पे डिपेंड कर रहा है, वो Z पे डिपेंड कर रहा है, और Z क्या है, सबका रूट। न्यूमरेटर में हमेशा R आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो इंपीडेंस ट्राइंगल अगर आप यहाँ बनाए, इंपीडेंस ट्राइंगल बना लें ऐसे, तो ये थीटा हो गया, देखो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ये Z हो गया और ये XC हो गया और ये R हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे वैसा ही है, बस L की जगह C आ गया, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्राइंगल। ठीक है जी, अब दोनों के वैल्यूज को मैं कंक्लूजन में ला रहा हूं। कंक्लूजन क्या निकला, यहां वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट, यहां वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो कंक्लूजन नंबर 1, इन, यहीं से शुरू करता हूं, इन RC सीरीज सर्किट करंट को क्या लिख सकते हो, I इक्वल्स टू I0 साइन, कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, करंट लीड कर रहा है, कितने से, थीटा से, तो ओमेगा t प्लस थीटा, वेयर tan थीटा इज इक्वल्स टू XC बाय R। इन
इन आर एल या एल आर सीरीज सर्किट, व्हाट कैन यू से अबाउट करंट? करंट इज इक्वल टू आई नॉट। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम वापस बना देता हूं। वहां क्या था, वहां पे नेट वोल्टेज ऐसे आ रहा था और करंट ऐसे आ रहा था, अगर याद करो तो, और ये थीटा था। पीछे आप देख लो, ये इसमें है, ठीक है ना, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो करंट लैग कर रहा है, तो यहां लिखोगे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। तो दोनों लिखने की आपको समझ होनी चाहिए कि जब आप सीरीज में लगाएंगे तब यहाँ पे π/2 नहीं आ रहा है, π/2 नहीं आ रहा है, थीटा आ रहा है। अकेला लगाओगे तो π/2 आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आरसी सर्किट में करंट लिखने का मेथड, सीरीज एलआर सर्किट में करंट लिखने का मेथड कैसा आया? नेट वोल्टेज इसको लीड कर रहा था कितने से? थीटा से। यहाँ पे नेट वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कितने से? थीटा से। थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा इक्वल्स टू VC बाई आर या XC बाई आर, या फिर cos इक्वल्स टू R बाई Z, where Z इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फेजर तरीके से जुड़ता है। अब मैं तीनों को एक साथ जोड़ के दिखाता हूं उसमें कैसे बिहेवियर होगी, ठीक है। तब तक इसको देखो। अब सीरीज एलसीआर सर्किट देखते हैं, मतलब तीनों को सीरीज में लगा दिया गया है सर्किट में, और सप्लाई क्या है? वही एसी सप्लाई, ठीक है। चलो तो देखो क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज द सप्लाई वोल्टेज। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो क्या सेम होगा तीनों में? करंट, तीनों से करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो I सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आया? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? VC, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? VL, ठीक है। ये तो तीनों को जोड़ोगे तो वो V के बराबर होगा? नहीं, इस तरह नहीं, फेजर तरीके से जोड़ना होगा। तो फेजर देखते हैं, सबसे पहले फेजर से इसका पता करते हैं। तो फेजर ऑफ सीरीज LCR सर्किट, देखो अगर आप यही समझ लिए ना तो यही में पीछे जो मैं पढ़ाया वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट, तो आधार क्या लेंगे? करंट को आधार लेंगे, बेस लेंगे, तो ये हो गया करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बारी। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो सेम फेज में इसको ड्रॉ कर लो, तो सेम फेज, ये हो गया VR, ठीक है। अब VC, कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट, लैग कौन करता है? वोल्टेज। तो करंट आपने यहां बना रखा है, तो VC नीचे होगा कि ऊपर? VC नीचे होगा, क्योंकि वो पीछे है, वो लैग कर रहा है, ठीक है। तो लैग को आपने दिखा दिया यहां पर ऐसे, VC, ठीक है। अब VL में कौन लीड कर रहा है? VL में कौन लीड कर रहा है बोलो? करंट और वोल्टेज में कौन लीड करता है? इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है, और करंट लैग करता है। कि कितने से लीड करता है? तो π/2 से लीड करता है, ठीक है ना। तो इसको चलो ऐसे दिखा देता हूं, VL, ये, तो ये है फेजर। मैंने क्या कहा, इसको कैसे जोड़ना है? इसको जोड़ना है वेक्टर की तरह। तो वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसको केस 1 लेते हैं, केस 1 इज VL इज ग्रेटर देन VC, ये ले लेते हैं। तो ये बड़ा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? ऊपर में आएगा, केवल ऊपर आएगा, कितना आएगा? VL माइनस VC, ये हो गया नेट। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया VR। अब आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, तो जोड़ने पे क्या आएगा? नेट वोल्टेज, दिस इज नेट वोल्टेज, ठीक है। कितने एंगल से ये? तो ये थीटा हो गया, ठीक है। चल, तो V को क्या लिखोगे यहां से देख के बताओ जल्दी से फटाफट। V इक्वल्स टू, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो गया? ये साइड हो गया VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया V, ठीक है। इज V।
तो ये नेट वोल्टेज है, यही सप्लाई वोल्टेज है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो देखो VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर वही हो गया। अगर इंडक्टर नहीं होगा तो VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर वही हो गया। तो यहां से tan phi क्या लिखोगे? नंबर 2। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। नंबर 1, tan phi लिखने से पहले इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं। इम्पीडेंस, तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ? इसके नीचे मैं लिख दूँ, यहाँ लिख सकते हो ना, IZ इक्वल्स टू, यहाँ भी I, यहाँ भी I कॉमन ले सकते हो, मैं सेव कर रहा हूँ टाइम, VL माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस चीज को मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो I कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Z इज इक्वल्स टू रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया Z। ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का ट्राइंगल बनाओ। इम्पीडेंस ट्राइंगल में डायरेक्ट सिखा दिया आपको, थीटा, तो इधर आएगा Z और इधर आएगा XL माइनस XC और इधर हो गया R। क्या किया मैंने? VR के जगह R हो गया, XL माइनस XC हो गया इस जगह, और ये Z हो गया। ठीक है, जिसका tan phi क्या लिखोगे? tan phi इज इक्वल्स टू XL माइनस XC by R। And what is cos phi? Cos phi is still equals to R by Z। ठीक है, अभी cos phi आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि cos phi का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये था इम्पीडेंस ट्रायंगल और इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस। केस 1 हो गया। केस 2 पर देखो, हाँ, इससे करंट क्या लिख सकते हो? देखना, करंट यही था ना, इस जगह में करंट था, तो करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे करंट लिख सकते हो नंबर 3, यहाँ लिख दो क्या? 3 I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन, कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। करंट लैग कर रहा है ना, तो करंट कितने से लैग कर रहा है? थीटा से, तो ओमेगा टी माइनस थीटा, ये हो गया करंट। व्हाट इज I नॉट इक्वल्स टू? I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई Z। एंड व्हाट इज Z? दिस इज Z। अब अगर मैं केस 2 ले लेता हूं, यहां पर केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में VL कम है और VC बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो नेट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा नेट। तो मैं इसी चीज को मैं नीचे बना देता हूं ऐसे, ये दिस इज VC माइनस VL। ठीक है, और इधर VR, ये हो गया रिजल्टेंट, है ना, इस रिजल्टेंट। तो ये है नेट वोल्टेज, और करंट आपका इसके साथ ही होता है, करंट आपका यही होता है, और ये एंगल थीटा है। ठीक, अब बताओ कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, कौन लीड किया? करंट। कितने से? थीटा से, तो प्लस थीटा, वेयर I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई Z। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि V नॉट को बस Z से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा, उसके फेज में भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार ये लिखकर। इसमें देखो, अगर VL बड़ा है तो माइनस होगा, अगर XL बड़ा है तो
प्लस होगा, ठीक है ना। VL माइनस VC कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज XL एंड XC, ऐसे समझ सकते हो। और इधर क्या समझ सकते हो, इधर समझ सकते हो कि XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है ना। तो फेजर आप प्रैक्टिस करो, ऐसे देखने से नहीं होगा, आपको नोटबुक में लिखना है और खुद से लिख के देखना है कि समझ आए कि नहीं फेजर को, तो फिर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाते हैं, बहुत इजी, ठीक है। अब मैं केस 3 लेके चलता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब क्या होगा। अगर इक्वल हो गए तब तो फिर जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा, VL और VC ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो क्या रहा, सिर्फ VR। इसका मतलब XL और XC दोनों इक्वल हो गए तो ये खत्म हो गया, तो Z इक्वल्स टू R हो गया। तो पूरी सर्किट प्योर रेजिस्टेंस की हो गई, जबकि आपने इंडक्टर भी लगा रखा है और कैपेसिटर भी लगा रखा है। तो वो लेता हूं मैं केस 3, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब तीसरा कंडीशन लेते हैं जिसमें VL इक्वल्स टू VC हो जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तीसरा का कंडीशन, इफ VL इज इक्वल्स टू VC, केस 3 VL इज इक्वल्स टू VC, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गए। तो अगर बराबर हो गए तो दोनों वेक्टर की ये रिजल्टेंट पार्ट जीरो हो गए। इसका मतलब नेट जो वोल्टेज है वो VR हो गया। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं LCR सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इज व्हेन VL बिकम्स इक्वल्स टू VC। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टोटल वोल्टेज जो है वो करंट के साथ सेम फेज में आ गया। देख रहे हो, टोटल वोल्टेज अब पहले इधर या इधर कहीं नहीं आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ गया। तो कंडीशन नंबर 1, दिस इज इक्वल टू दिस, और XL इज इक्वल्स टू XC, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, XC इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C। ये इधर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय LC, ठीक है। और व्हाट इज ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट LC। इस ओमेगा को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, देखो 2 पाई ओमेगा, 2 पाई f इक्वल्स टू ओमेगा, तो दिस इज ओमेगा बाई 2 पाई, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट LC। अगर ये फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस होने लग जाएगी, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई अगर देते हो तो ओके। कंडीशन नंबर 1 इज दिस। Condition number 2 is when net voltage is in phase with current। जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाए then there is resonance condition, ठीक है ना। तो रेजोनेंस कंडीशन है क्या, जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाए। एक दूसरा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 बाय 2 पाई रूट LC हो जाए, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 बाय रूट LC के इक्वल हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में देखते जाओ, V इक्वल्स टू क्या आया था, रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट तो जीरो ही हो गया। तो व्हाट इज V इक्वल्स टू VR, ठीक है, वेरी गुड। अब Z इक्वल्स टू क्या हो गया, XL माइनस XC, दोनों इक्वली हो गए तो ये जीरो हो गया, प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये जीरो ही हो गया। तो व्हाट इज Z इक्वल्स टू, Z इक्वल्स टू R। तो जब भी रेजोनेंस होता है तो सर्किट की रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, ठीक है ना। तो ये था सीरीज LCR सर्किट। इसमें क्या होता है, एक और मैं बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें जब ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी तो एकदम से शार्प करंट बढ़ेगा, एकदम से करंट बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
तो दिस इज करंट वर्सेस ओमेगा। अगर आप और कम रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है ना, आपने कंपोनेंट की रेजिस्टेंस और भी कम ले ली तो उसकी शार्पनेस और बढ़ जाएगी, ठीक है, शार्पनेस इंक्रीजेस, शार्पनेस इंक्रीजेस, ठीक है। और एक और ले रहे हो जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा, तो इसके लिए R2 है और इसके लिए R1 है, तो यहां आप क्या बोलेंगे, R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2, तभी करंट बिल्कुल शार्प बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है एलसीआर में। इसमें क्वालिटी फैक्टर भी है कि कितना क्वालिटी फैक्टर होगा इस रेजोनेंस का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप रिवाइज कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको एलसीआर के बारे में। सीरीज एलसीआर में ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ऐसे केस में ये दोनों हो या ना हो कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। चलो कॉपी करो। तो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं आज के लेक्चर के लिए, और मैं इस टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, मैं कह रहा था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस, तो शार्पनेस डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर पे, ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर पे। अब इसकी डेफिनेशन क्या मैं वो बताता हूँ। जब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के टाइम जो इंडक्टर या कैपेसिटर का वोल्टेज था उसका रेशियो आपको लेना है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो VC या VL दोनों की वैल्यू तो इक्वली होगी, है ना, उस समय जब रेजोनेंस हो रहा है, डिवाइडेड बाई VR, ठीक। अब VC क्या होता है बताओ, VC होता है IXC या फिर IXL, दोनों की वैल्यू तो बराबर ही है, और V क्या होगा, R के साथ VR, तो ये I कैंसिल, या ये वाली पार्ट हो गई कैंसिल। अब XC की वैल्यू क्या होती है, XC की वैल्यू बताओ क्या होती है, XC होती है 1/ωc, या फिर XL क्या होता है, ωL। तो इसका दो फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या क्या देखो, इसके फॉर्मूले में या तो 1/ωcR होगा या फिर ωL/R होगा, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी बताया जाता है। देखो क्या है ये था शार्पनेस, ठीक। तो मैक्सिमम करंट ये है, अब ये है मैक्सिमम पावर, हाफ इसका पावर क्या होगा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, है ना, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। तो इसका हाफ आपको लेना है, तो इस जगह पावर हाफ है, इस जगह मान लेते हैं पावर हाफ है, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ω1 और ω2 है। दो क्यों आई, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, तो उसके दो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स होंगे, इसका पावर अगर हाफ कर रहे हो तो करंट का जो वैल्यू है वो √2 हो जाए, है ना, तो एक प्लस माइनस के टर्म में आता है वो, ठीक है। खैर एनीवेज, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि इसके दो वैल्यूज आएंगे जिसके कोरेस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। और इस जगह जो करंट है वो मैक्सिमम का I0/√2 है, √2, तो ये वाली वैल्यू हो गई ω1 और ये वाली वैल्यू हो गई ω2। तो ω1 और ω2 क्या है, दीज आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी में पावर हाफ है, मैक्सिमम का हाफ, ठीक है ना, मैक्सिमम जो पावर है उसका हाफ पावर है, वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी, क्योंकि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए दो आंसर आए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैंड विड्थ, उसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। और ω0 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें रेजोनेंस हो रही है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो Q फैक्टर है, Q फैक्टर वो ω0 डिवाइडेड बाई ω2 माइनस ω1 होता है, ये भी एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में ये वाला क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको रिलेट करने के लिए, सीरीज एलसीआर सर्किट। और मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि पैरेलल एलसीआर सर्किट
वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके फेजर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पैरेलल में एलसीआर सर्किट को कैसे जोड़ के देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि फेजर पैरेलल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें मैं ट्रांसफार्मर भी बताऊंगा अगले लेक्चर में, ट्रांसफार्मर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर, ट्रांसफार्मर और पैरेलल एलसीआर सर्किट। उसके पहले एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, न्यूमेरिकल देखेंगे जो एलसीआर सर्किट पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो इस पॉइंट को, एक कॉइल है, इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, ठीक है। अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 100 वोल्ट डीसी सप्लाई जब देते हैं तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये गिवन है। और 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई में करंट 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इंपीडेंस ऑफ कॉइल क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, देखो सारे बेसिक बातें यहां आपको ध्यान रखनी है। तो पॉइंट नंबर 1, जब आप डीसी सप्लाई करते हैं, इन डीसी सप्लाई क्या नहीं मिलेगा आपको, XL = 0, ये नहीं मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो R = V/I, ठीक है। तो V क्या है, V 100 आपने सप्लाई किया था, कितना करंट मिल रहा है, 1, तो 100 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। इन AC सप्लाई, व्हाट डू यू गेट, इन AC सप्लाई यू गेट Z, इंपीडेंस मिलता है आपको, ठीक है, इंपीडेंस। तो 100 वोल्ट, तो Z = V/I, Z = V/I, V कितना है 100, I कितना है 0.5, तो ये क्या हो गया 200, तो Z = 200 ओम। बट Z कंसिस्ट ऑफ R² प्लस XL का स्क्वायर का अंडर-रूट, याद आ रहा है। तो R आपने निकाल लिया 100, Z है 200, तो इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 100² प्लस XL का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको निकालना है रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस यही है XL। तो XL = ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करो तो A² - B² लगा दो, तो A + B एंड A - B, तो A - B इज 100 एंड A + B इज 300। बड़ा ही आसान हो गया, और इसका अंडर-रूट, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अपना कैलकुलेशन है, जैसे सही लगे करो। तो इसका आंसर क्या आ गया, इससे 10 आया बाहर और इससे भी 10 आया बाहर, या 100 बाहर आ गया, तो 100√3 इज XL। अच्छा, और क्या निकालना है, अगर L अगर निकालना होता L, तो L कैसे निकालते, L इसको क्या लिख दोगे, ये होगा ω_L = 100√3, ओमेगा क्या लिखोगे 2πfL = 100√3, f कितना है 50 × 2 100, तो 100 पाई हो गया ओमेगा इंटू L = 100√3। तो व्हाट इज L = 100 कैंसिल, तो √3/π, ये हो गया L, ठीक है। रिएक्टेंट निकालना था, लेकिन अगर इम्पीडेंस अगर L निकालना होता इंडक्टर क्या है, इंडक्टेंस ही हुआ, तो वो भी आप निकाल सकते हो। मैंने L भी निकाल दिया, R भी निकाल दिया, Z भी निकाल दिया, सब चीज निकाल के रख दिया। अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस करंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट समझाने के लिए मैं इतना बेसिक में आपको बताया। सबसे पहले देखो सर्किट कैसी है, R और Z वाली सर्किट है। तो RZ में नेट वोल्टेज, सीरीज RZ में नेट वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है, तो ये है वोल्टेज, ये है वोल्टेज R का, तो ये हो गया टोटल वोल्टेज V का, और करंट है इधर
सीरीज था ना, तो करंट है इधर और ये है थीटा। तो थीटा की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू, याद करो वो हमेशा r बाई जेड ही आता था। तो r की वैल्यू 100, z की वैल्यू 200। तो 100 बाई 200 इज 1/2, 100 बाई 200 इज 1/2। तो व्हाट इज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो थीटा आ गया। तो करंट कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, याद करो I0 साइन ओमेगा टी। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। तो लैग कर रहा है करंट, माइनस थीटा। अगर आपको ये बेसिक बात नहीं पता होगी कि करंट लीड करेगा या वोल्टेज, तो आप वहां पे थीटा प्लस या माइनस में कंफ्यूजन होगा आपको, या आप वो भी भूल जाएंगे कि प्लस माइनस होगा कि नहीं। सिर्फ आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो I0 क्या होगा, वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हो बाई जेड। तो V बाई जेड हो गया ये। तो V यहाँ V0 होता है, V0। तो एक और पॉइंट यहाँ पे है, इसको समझना पड़ेगा आपको। दिस इज V0 बाई जेड। व्हाट इज V0 इक्वल्स टू, ये हो गया 2πf इंटू टी माइनस π/3। ठीक है। व्हाट इज V0 इक्वल्स टू, V0 कैसे निकालोगे, 100 तो उसकी RMS वैल्यू है, तो इसको निकाल के देखो, V0 बाई √2 इक्वल्स टू VRMS। व्हाट इज VRMS, 100। तो 100 √2 हो गया इसकी पीक वोल्टेज। तो व्हाट इज पीक वोल्टेज इक्वल्स टू 100 √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, 200 बाई 200 साइन 2πf, f 50 इंटू 2 इज 100 πt माइनस π/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से आप एनालाइज करो और इसको समझने की कोशिश करो। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पैरेलल LCR सर्किट, जिसका फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर और पावर। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैप्पी प्रैक्टिस, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।